वो इस बिल के पक्ष में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आई कि यहां एक ओबीसी का मसला और दूसरा मसला जो सबसे बड़ा मामला जो था वो था कि इसको जल्दी से जल्दी पास करवाइए, जल्दी से जल्दी लागू कीजिए। और लागू करने की बात जो थी, राहुल गांधी कह रहे थे कि इसे तत्काल लागू करने की जरूरत है। तत्काल मीन्स आज की तारीख में लागू कीजिए, न कि इसे, और इसके लिए कास्ट सेंसस की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए जनगणना के अलावा नॉर्मल जनगणना की आवश्यकता पड़ेगी। गांधी करते हुए रखते हुए नजर आए थे। तो ये पूरा मामला और इसमें राहुल गांधी का भाषण बहुत ही शानदार, बहुत नपा तुला भाषण, नपे तुले अंदाज में शब्दों के साथ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। और कास्ट सेंसस की बात आई तो कई जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर छिटाकसी करते हुए नजर आए बहुत कुछ। और जब कुछ आगे जैसे ये पास होता है वहां उसमें भी हम लेके चलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस पे हम चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों, और उसके बाद सीधा चलेंगे फिर से हम संसद में जो कुछ हो रहा है। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सुनील शुक्ला जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये महिला आरक्षण बिल, और उससे ज्यादा आज जो कुछ हुआ इस पर एक गंभीर चर्चा भी हो सकती थी, लेकिन गंभीरता की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें होने लगती हैं, लगता है कि वहां सदन के अंदर एक बिल्कुल अखाड़ा बना हुआ है। राहुल गांधी बोलने आते हैं तब भी वही हाल है, और सत्ता पक्ष से जो भी साथी बोलने आते हैं उनका हाल तो ऐसा रहता है कि बिल्कुल इस देश में सिर्फ वही हैं और जो कुछ कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, वरना और कुछ आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं। मैं आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप जो कुछ चल रहा है और उसमें जो बातें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी कह रहे थे डरो मत, तो आसंदी से ओम बिरला साहब ने कहा ये सब यहां मत बोलिए, लेकिन बाद में अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी को डरिए मत, डरो मत। क्या है जरा आपसे समझना चाहता हूं। नहीं राजीव जी, डरो मत का विरोध करने का मतलब तो ये होता है कि डरो, मतलब डरना कहना सभापति का या किसी का कहना ये तो बिल्कुल अनुचित है। देखिए राहुल गांधी ने जो बात कही ये तो बिल्कुल सही बात है। संसद की परिभाषा पूरी नहीं होती अगर माननीय राष्ट्रपति वहां नहीं होता, और क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो एक प्रकार की संसद की डेफिनेशन का पार्ट है, और द्रौपदी मुर्मू जी का वहां न होना क्योंकि वो हमारी सिरमौर हैं। प्रधानमंत्री भी जो काम करते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से करते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से होते हैं। तो वो हमारा प्रतीक है, हमारा अभिमान है, हमारा अहंकार है। उनको अगर आपने इससे संसद उससे पूरा बाहर किया तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज का अपमान हुआ। खैर, दूसरा आप ये देखिए जो सदस्यों को वहां पे संविधान की प्रति दी गई, उस प्रति में जो शब्द है हमारे देश के सेकुलरिज्म का और सोशलिज्म का, उसका उल्लेख नहीं किया गया। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने ओरिजिनल संविधान इन लोगों के हाथ में दिया। ओरिजिनल संविधान देने की आपको कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि जब अमेंडमेंट्स हो गए तो आज जो संविधान लागू है वो है। और जब इसको आप, इसका मतलब यह है आप समाजवाद को देश की परिभाषा से निकालना चाहते हैं। अगर आप समाजवाद को देश की परिभाषा से निकालना चाहते हैं, इसका मतलब यह है आप पूंजीवाद को स्थापित करना चाहते हैं। आप अडानी और जो ये आरोप लग रहे हैं कि देश के 2% लोगों को देश की सारी संपत्ति सौंप रहे हैं और 98% लोगों को गरीब बना रहे हैं, इसीलिए क्या आपने समाजवाद को इस संविधान की परिभाषा से हटाया? देखिए ये, और एक राहुल गांधी ने आज एक बहुत अच्छी बात राजीव जी और कही। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पिछले 60 साल के अगर आप इतिहास देखें, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके उसको जनता को सौंपा गया था।
और पिछले 9 साल में सत्ता को, शक्ति को जनता से वापस लेके सरकार को सौंपा गया है। एक प्रकार का केंद्रीकरण हुआ है, एक प्रकार का सेंट्रलाइजेशन हुआ। अब महिला पिक पे आइए। ये चाहते थे, मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष ये चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि सपा और बसपा और आरजेडी ऐसी पार्टियां हैं जो कि रिजर्वेशन की बात करेंगे। वो चाहता था कि इंडिया अलायंस दो फाड़ हो जाए। हुआ उल्टा। आज की अगर आप बहस देखें, अनुप्रिया पटेल ने भी कहा कि हां, ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए क्योंकि वो ओबीसी को रिप्रेजेंट करती हैं। उमा भारती ने खुलेआम कहा कि ये रिजर्वेशन हमें स्वीकार नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो जहां वो इंडिया अलायंस में दो फाड़ कराना चाहते थे, एनडीए अलायंस में दो फाड़ हो गई। और देखिए, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है राजीव जी, ऐतिहासिक दिन है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और यह आरक्षण मिलना एक देश के लिए शुभ संकेत है। भारत पूरे विश्व में एक पहला कदम उठा रहा है, लेकिन इसको तुरंत इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो सोनिया जी ने कहा, जो राहुल गांधी ने कहा, बाकी विपक्षी दलों ने कहा, तो एक तरफ वो दल है जो कहता है कि ओबीसी को, माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और ये तुरंत इंप्लीमेंट होना चाहिए। और दूसरी तरफ वो सत्ता पक्ष है जो कहता है कि नहीं, हम ओबीसी को, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। और ये 15-20 साल तक भी अगर इंप्लीमेंट ना हो पाया, क्योंकि मायावती ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये कोई वो नहीं है कि 6-7 साल में इंप्लीमेंट हो जाएगा, हो सकता है 15 साल इंप्लीमेंट ना हो, क्योंकि ये इसमें एक कंडीशन है कि जब भी ये 5 साल के बाद इसका रोटेशन सीटों का, उसके पहले फिर डिलिमिटेशन की आवश्यकता होगी। तो एक प्रकार से महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, ओबीसी के साथ धोखा हुआ है, माइनॉरिटीज के साथ धोखा हुआ है और एक प्रकार से महिला आरक्षण का माहौल बना दिया है। अगर 2024 के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में बिना परिसीमन के इसी परिस्थिति में लॉटरी के अनुसार भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए तो एक शुभ संकेत होगा, वरना यह समझा जाएगा कि सत्ता पक्ष केवल एक जुमला दे रहा है और इसको इंप्लीमेंट करने का उसका कोई मंतव्य नहीं है। जी जी, प्रशांत जी क्या कहेंगे आप, किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे आरक्षण बिल को? जी, आरक्षण का जो बिल लाया गया, पहली बात की वो अच्छी बात है कि कितनी बार पार्लियामेंट में आप और हम रहे हैं और हमने हर बार देखा कि जब भी महिला आरक्षण की बात आई, कोई ना कोई बहाने से वो बिल अटकता था। इस बार उम्मीद है कि शायद पास हो जाए, लेकिन वही है कि वो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें कितनी पेच है कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, ये होते होते बरसों लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि भी अगर उसमें ओबीसी का है, उसी में 33% में ओबीसी महिलाओं का भी करना है SC/ST के साथ, तो जाहिर सी बात है कि कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी की गिनती आखिरी बार 1921 में हुई थी। मंडल कमीशन की सिफारिशें 1931 के सेंसस में है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सेंसस ही नहीं हुआ है, 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है जी। और वो लगता है तो नहीं कि मुझे मोदी सरकार अपने कार्यकाल में वो सेंसस करा भी पाएगी। तो पहली बात। दूसरी चीज की देखिए, ओबीसी का क्यों मांग हो रही है कि कोटा विद इन कोटा या 33% महिलाओं के रिजर्वेशन में ओबीसी का रिजर्वेशन भी हो। उसकी वजह क्या है कि देखिए, जो सामाजिक पिछड़ापन का शिकार रहा है वंचित समाज, उस महिलाएं आगे उतना नहीं आ पाई हैं जितना कि सवर्ण समाज की हैं। और उसमें क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट देगी तो विजिबिलिटी की बात होगी, और विजिबिलिटी के आधार पर अधिकांश वो महिलाएं आएंगी जो नेताओं के परिवारों से हैं या बड़े ब्यूरोक्रेट के रिटायर्ड हैं या किसी बड़े लोगों, बड़े सवर्ण परिवारों से आने वाली, संभ्रांत परिवारों से आने वाली महिलाओं का कोई टिकट मिलेगा, क्योंकि विजिबिलिटी का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत हार भी देखती है। उसमें जो वंचित समाज की महिलाएं हैं उनका कहीं पता भी नहीं चलेगा कहीं, तो इसलिए ओबीसी आरक्षण जरूरी है।
इसमें आप देखिए कि राजनीति की बात, आप इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला आरक्षण बिल इस वक्त राजनीति के लिए लाए, क्योंकि वो महिला आरक्षण बिल अभी लागू नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में ढिंढोरा पीटने के लिए वो ला रहे हैं। तो अगर उस राजनीति की बात करें तो राजनीति में मोदी जी इस बार धोखा खा गए। जी, एक एक करके सुनते हैं जरा। पहले सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा था उसको सुनते, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने क्या कुछ इसकी शुरुआत की थी विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने राजीव गांधी को याद किया। जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर में देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। तो एक तरफ जहां सोनिया गांधी अपनी बात रख रही थी तो राहुल गांधी भी जब बाद में आए अपनी बात रखने तो उन्होंने भी ओबीसी, जिसकी बात आप कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, ओबीसी की बात राहुल गांधी ने भी कही थी। जरा उसको भी सुन लेते हैं। और यहां जब राहुल गांधी ओबीसी और कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो क्यों हंगामा खड़ा हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, इसे सुनिए पहले। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। तो यहां राहुल गांधी अपनी बात बहुत गंभीरता से रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जब वो हंगामा हो रहा था और कास्ट सेंसस की बात आई तो राहुल गांधी ने कहा डरो मत। जरा वो भी सुन लेते हैं। डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, वेट इसका डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, वेट इसका डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो
वरी, डोंट वरी। राहुल गांधी ने यहां द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं उनको भी याद किया। किस अंदाज में याद किया है जरा वो भी सुनिए। This is quite a nice building. Nice peacocks. Nice peacock feathers on the ground. Nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would be fitting to have her visible in this transfer from one house to the other. तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी भी यहां कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी ओबीसी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आज की तारीख में अभी इसको लागू कर दिया जाए, यानी कि इसके लिए इंतजार जाए, क्योंकि कहा जा रहा है, कहा ही नहीं बल्कि जो क्लॉज है इसमें 5वां नंबर, उसमें अगर हमारे पास हो तो जरा स्क्रीन पे ले भी आइए। 6 पन्नों का जो ये बिल है उसमें 5वें नंबर पर यह बताया गया है कि ये लागू तब होगा जब देश में परिसीमन होगा, जो परिसीमन 2026 में होना है और उसके बाद 2029 में, 2026 में परिसीमन और उससे पहले ये कल भी हमने आप दिखाया था। और इस बिल को जो लोकसभा में पेश किया गया है ये उसी बिल की कॉपी है, और चूंकि बहुत छोटे अक्षरों में है इसलिए आप नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें भी अगर मोबाइल पे देख रहे होंगे बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन इसमें जो कहा गया है इस बिल में दोस्तों, यही कहा गया है कि परिसीमन के बाद, परिसीमन 26 में होना है, जो बात यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी प्रेम कुमार, पास हो गया है 454 के स्कोर से 2/3 बहुमत से। तो मैं खबर ब्रेक कर रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा सीधे चलते भी हैं, जरा क्या कुछ चल रहा है पार्लियामेंट में जरा उसको देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं और फिर हमारे तमाम साथियों के बीच आते हैं। तो 1/3 से ज्यादा बहुमत से ये बिल पास हो चुका है लोकसभा में और अब कल राज्यसभा में जाएगा। कल इस विशेष सत्र का तीसरा दिन, चौथा दिन है, तीसरा नहीं बल्कि चौथा दिन है, परसों आखिरी दिन। जरा चलिए लोकसभा। इसमें किसी भी सदस्य को संशय करने की जरूरत नहीं है। नियरली शब्द प्रयोग केवल और केवल जहां 1/3 का भागाकार नहीं होता है वो संख्या के लिए रखा गया है, और ये भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। तो कृपया आपका संशोधन वापिस ले, ऐसा मेरा निवेदन। Subject to that clarification, I am withdrawing the bill. ओके। असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करेंगे? सर आप खड़े हो जाओ, चालू हो जाएगा माइक। Sir, I am moving my amendment, sir, and I am asking for a division on it, sir. आपके पक्ष में कोई नहीं है। अल्लाह। ओके ओके ओके। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन 37। लोबियां पहले से खाली, अब खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने,
अब मत विभाजन। कह रही थी कि पीठ दिखा के भाग गए, बाहर कह रही थी। और खैर वो प्रवोक करती हैं, उनका लहजा भी वैसा है। लेकिन राहुल गांधी की जो बात यहां है, जिसके कुछ अंश को हमने आपके सामने रखे, हालांकि राहुल गांधी ने 75% अपने भाषण का जो है वो इंग्लिश में बोला है, और हिंदी के कुछ पार्ट क्योंकि हमारे तमाम साथी उन लोगों के लिए लेकर आया हूं। और उसमें जो बात है उसमें अग्रेसन भी है, उसमें बहुत जरूरी सूचनाएं भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि कह रहे हैं राहुल गांधी की आज की तारीख में अभी से इसको लागू करना चाहिए। कैसे देखा जाए मीनू जी इसको? जी राजीव जी, देखिए ये मोदी जी जो है ये बहुत महिलाओं को इस देश की थोड़ा बेवकूफ समझ रहे हैं। जो असल में जो आज निशिकांत दुबे ने कहा, उन्होंने इस आरक्षण को आर्टिकल 81C, आर्टिकल 81(3) और 82 से जोड़ दिया है, जिसका मतलब यह है कि 31 की जो जनगणना होगी, 21 वाली तो नहीं हो पाई, और अभी सरकार ये वाली सरकार करा भी नहीं पाएगी, अब तो समय भी नहीं बचा है। तो जो 31 की जनगणना होगी, वो जनगणना के नतीजे आएंगे, उसका एनालिसिस होकर नतीजे आएंगे, 2 साल से 3 साल भी लग सकते हैं उसमें। उसके बाद डिलिमिटेशन आयोग स्थापित होगा, वो डिलिमिटेशन करेगा, और तब इनके अनुसार तब निश्चय होगा कि महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाए, कहां दिया जाए, कैसे दिया जाए। इस हिसाब से 2034 का इलेक्शन भी निकल जाएगा लोकसभा। इसका मतलब यह है कि 2039 में आरक्षण लागू होगा, ये जो आज बिल पास हुआ है। कितने साल बाद? 15 साल बाद। तो किसका बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब ये बारीकी महिलाओं को समझने की जरूरत है। 2039 में लागू होगा ये आरक्षण, और मोदी जी तो पता नहीं कहां होंगे उस वक्त, भगवान जाने। तो और भी जो सोचे बैठी हैं, ये जो है ना, ये मोदी जी का ऐसा है कि उन्होंने आपके सामने वो गाजर लटका दी है, भागते रहो उसके पीछे कि हमें मिल जाएगी। वो बिल्कुल महाछलावा जनता के साथ और महिलाओं के साथ। और अगेन जो अभी ओबीसी की बात आ रही है, एक तो आप ओबीसी की को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाते हैं, खुद को ओबीसी प्रोजेक्ट करते रहते हैं, हर वक्त अपने मंत्रियों की परेड कराते हैं कि हमारे 27-28 है, और जब आरक्षण देने की बात आई महिलाओं को, तो आपने हाथ पीछे खींच लिए। ये लिप सर्विस है, दिखावटी, पाखंड, कि आप करना दिखा रहे हैं ऐसा, इलेक्शन जीतने का चक्कर है ये सारा, कि दिखा तो ऐसे दिया कि भाई हमने बिल पास करा दिया। जैसे आज ये बिल पास हो गया, अब अभी देखना आप, कल अभी थोड़ी देर में ही आप देखना कि क्या सोशल मीडिया पे किस तरीके का ये लोग तांडव मचा देंगे कि मोदी जी ये ऐतिहासिक, और ये उसके डिटेल्स में कोई नहीं जाएगा कि ये 2039 की बात कर रहे हैं मोदी जी। तो ये छलावा बंद करें। लेकिन जो जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जो आपके चैनल्स पे जैसे हो रही है लगातार डिबेट, उससे मोदी जी का क्या है कि गुब्बारा फूस हो गया। मतलब मोदी जी, चौबे जी जो है ना, छब्बे जी बनने चले थे, और छब्बे जी दुबे जी बन के वापस आ गए। ये मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि इतनी भी होशियार, ठीक है आप बहुत होशियार हैं, बहुत तिकड़ा में जानते हैं, बट आप जो टेक्निकल बातें हैं उनको आप टेक्निकल लोगों की जिम्मे ही रहने दें, और या फिर उनकी सलाह से करें काम। तो आप खाली फोल्डर लेके आ गए जी, महिला बिल का खाली निकला वो। अल्टीमेटली मोदी जी ने बता दिया था कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली है ये फोल्डर। वो तो हमें समझने में देरी हो गई, जब तक वो फोटो नहीं आया हमें क्या पता था इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली महिलाओं को बात है। और एक आधी आबादी की बात आप कर रहे हैं, उसमें ओबीसी महिलाओं की भी, तो अगर ओबीसी आधी है आबादी, 50% तो माना जाता है ओबीसी को है वो इसमें, तो उनकी भी आधी आबादी 25% हो गई इस देश की। तो आप 25% को तो वंचित रख रहे हैं उससे, और एक फाड़ पैदा करना चाह रहे हैं उल्टे, और यूनाइटेड हो गए कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने। जो आप बिल की स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि कितने से पास हुआ है, तो सबने समर्थन कर दिया। ये चाह रहे थे कि इनके अंदर फाड़ हो जाए, हो हल्ला मचेगा। जैसा प्रेम कुमार जी बता रहे थे, 454 वोट पक्ष में पड़े। हाँ, तो इन्होंने 454 जी 454 वोट से ये पास हो गया है। आप घटा लीजिए, इसमें मेरा इतना मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो वो जो है, जो 454 में वो
543 उसमें से 454 घटा लीजिए आप लोग खुद से। तो थैंक यू। तो ये जो इन्होंने जो कुछ कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, कुछ जो जी प्रेम कुमार जी। विरोध में सिर्फ 2 पड़े हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, दैनिक भास्कर में खबर है जी। खैर हम लोग तो लाइव देख रहे हैं, चलिए लाइव जो आ रहा है वहां से सीधा तो कहा जाता है ना कि अगर आपके पास प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती तो हमको किसी अखबार की जरूरत नहीं, हम तो सीधा। प्रेम कुमार जी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि यहाँ 454 वोट, कितने लोग उपस्थित थे, मैक्सिमम उपस्थिति थी, और 543 में से अगर माइनस करें तो ऐसे भी ये पूरा सदन, लगभग पूरा सदन इस बिल के पक्ष में था, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबने इस बिल के पक्ष में बात की। लेकिन एक बहुत गंभीर चर्चा यहां छेड़ रही हैं नीलू जैन जी कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन अगर 2026 में जो ड्यू है वो तब होगा जब आप सेंसस करवाएंगे, आप जनगणना करवाएंगे। 2011 की जनगणना में कास्ट सेंसस को भी करवाया गया था और उसके बारे में राहुल गांधी अपने भाषण में कह रहे थे कि आप उसको जारी कर दीजिए। मैं अभी कोशिश करूंगा कि उसको भी सुनाऊं आप लोगों के बीच। कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जारी करेंगे तो हम तो आइए हम जारी कर देंगे। तो यहां बहुत बड़ी बात है। जी मीनू जी। जी मैं ये कह रही थी कि इससे पहले भी तो आरक्षण दिए गए हैं बगैर सेंसस के, बगैर डिलिमिटेशन के। ईडब्ल्यूएस दिया गया है, इकोनॉमी बैकवर्ड सेक्शंस को जो दिया गया, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस को जो दिया गया, उसमें कौन से डिलिमिटेशन और सेंसस की बात आई? वो कहां से आपका कि कौन कौन दिया जाएगा और किस किस को दिया जाएगा? तो ये चीजें तो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। उससे पहले भी संशोधन होते रहे, राज्य सरकारों ने संशोधन करते रही अपने हिसाब से। तो ये जो चाहेंगे तो अभी 2024 से ही हो जाना हो सकता है। और मोदी जी का क्या तो नोटबंदी भी एक झटके में कर देते, एक झटके में लॉकडाउन कर देते, एक झटके में आरक्षण दे दो। आपके बल्ले बल्ले जिस इंटेंशन से आप ला रहे हैं को, वो तो जब होगा जब आप इसको लागू कर देंगे, और आपकी विधानसभा में भी बल्ले बल्ले और लोकसभा में भी। एक चीज और कहना चाहती हूँ राजीव जी, ये कहा जा रहा था कि भाई बहुत बड़ा डिजिटल संसद है ये, तो डिजिटल संसद की तो पहले नहीं जो बिल की कॉपी है वो डिजिटल आपके स्क्रीन पे आएंगी, हार्ड कॉपी किसी को उपलब्ध नहीं कराई गई वहां पे। ये इर्रेस्पेक्टिव की लोगों को, किसी को आप कोई टैक्स हैवी है या नहीं है सांसद, तो पहले दिन तो वहां हो गया, और आज आपने बताया कि पर्ची से हो रहा है वो वोटिंग। तो इतनी पर्ची से वोटिंग हुई है, पर्ची से वोटिंग हुई। मजेदार तथ्य यहाँ ये है कि 454 वोट जो पड़े हैं प्रेम कुमार जी, 456 लोग ही थे सदन में, और दो लोगों ने विरोध में वोट डाले हैं, और 456 टोटल। हम 543 तो गिन रहे थे, लेकिन 456 लोगों में 454 समझ सकते हैं कि 19% लोगों ने, उससे भी ज्यादा लोगों ने इसके पक्ष में वोट किए। तो कोई इसके नहीं है। महिला आरक्षण के पक्ष में लगातार यूपीए सरकार भी चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां जरा आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास। पहले सुनील जी, आरक्षण के विरोध में लोग हमेशा बात करते रहे हैं, आप याद कीजिए, के मुखिया भी आरक्षण के विरोध में बात कर चुके हैं। उस पार्टी को अचानक, जरा इसके अब पॉलिटिकल पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा में यह बिल पास हो गया है और महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं, और यह होना भी चाहिए, और इसके बाद राज्यसभा में भी ढोल नगाड़े के साथ पास होना चाहिए। बिल्कुल, पर्सनली हम लोग भी इसके पक्ष में हैं, यहां हमारे तमाम साथी भी पक्ष में हैं जो आप स्क्रीन पे देख दो। लेकिन बात यहां दूसरी है कि इसके आज क्यों जरूरत पड़ी, और इस साढ़े 9 साल में कभी भी इसकी चिंता क्यों नहीं की गई, जबकि इस 9.5 साल के दरमियान कई बार ऐसी बातें आई कि आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। बिहार इलेक्शन के समय आप मोहन भागवत के उस बयान को याद कीजिए सुनील शुक्ला जी। हालांकि अब फिर आरक्षण के पक्ष में बात कर रहे थे, अब समझ में आ रहा है कि आरक्षण के पक्ष में क्यों बात हो रही थी। तो इसके मायने समझने की कोशिश हम कल भी कर रहे
थे, आज भी करना चाहता हूं। इसके क्या मायने हैं और आने वाले समय में इसका फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है? चुनावी फायदा दाव में जाएगी, इसीलिए तो लाई है कि 6 महीने पहले चुनाव 6 महीने पहले लाकर, और जैसा मीनू जी कह रही है कि सोशल मीडिया पर ढोल नगाड़े के साथ में गाएंगे, अच्छी बात है। सोनिया गांधी कह रही थी कि मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ यह बिल है, मेरे जीवन साथी राजीव गांधी लेकर आए थे, सोनिया गांधी ने कहा, और बिल्कुल भावनात्मक रूप से और भावुक होकर के उन्होंने कहा। यह कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। स्वामी जी अपनी बात रख रहे थे, वो कह रहे थे कि होना चाहिए, तो कौन नहीं है जो पक्ष नहीं होगा? सवाल यही है कि आखिर इस वक्त क्यों पहले आप गणना करवाते, आपने 2021 के किया, 21 में नहीं किए, 10 बढ़ा देंगे, 31 में जाएंगे, तो फिर परिसीमन कब करेंगे? 26 के परिसीमन को कब करेंगे? और 26 में क्या परिसीमन करने वाले हैं? आज साउथ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सांसद थे, कनिमोजी से तमाम लोगों ने, उन लोगों ने भी कहा कि साउथ वंचित रहने वाला है। वो दिखाई दे रहा है क्योंकि आप जनगणना नहीं करवा रहे हैं। किस आधार पर आप लेके आएंगे? बहुत सारी बातें हुई। राहुल गांधी ने कहा कि आप पहले उस कास्ट सेंसस को जिसको यूपीए की करवाई थी 2011 में, उसको रजिस्टर कर दीजिए, चलो इसको ले आइए, लेकिन लेकर आइए। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। अगर आपको इस आरक्षण को 2019 लागू करना था तो आज आपको विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता थी, इस बिल को लाने की आवश्यकता थी। अगर आप, क्या आज के समाज में महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है? आज 2023 में जब आप बहस कर रहे हैं तो उस समय आप महसूस नहीं करें कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े? और अगर आप इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसके लिए आज आप इससे बहस कर रहे हैं, तो तत्काल क्यों नहीं लागू होना चाहिए? और अगर मैं मान लेता हूं कि परिसीमन के बाद आप लोकसभा में और विधानसभाओं में के चुनाव में इसको लागू कर सकते हैं, इस बिल में तो विधान और अगर आपके मंशा संसद में आरक्षण देने की होती तो आप विधान परिषदों में और राज्यसभा में तो तत्काल लागू कर देते, उसमें तो परिसीमन कर सकते नहीं है। संसदीय क्षेत्र को नहीं हुआ है, जो वर्ग संख्या है उस संख्या में आप इनको आरक्षण दे दीजिए और विधान परिषदों में और राज्यसभा में उसकी भरपाई कर लीजिए। अगर आप आरक्षण की बात कीजिए, इस देश में सबसे पहले पंचायतों में आरक्षण किस सरकार ने दिया? कर्नाटक की सरकार ने दिया 1985 में। किसकी सरकार थी? रामकृष्ण हेगड़े की सरकार थी, भाजपा उसमें नहीं थी। पंचायतों में ही जब प्रतिनिधित्व देने की बात आई तो कौन सरकार उस प्रस्ताव को लेकर के आई? कांग्रेस के नेता राजीव गांधी लेकर के आए और उसकी सरकार ने उसको लागू किया। जिस संशोधन की बात करते हैं, जिसका सोनिया गांधी ने उल्लेख किया, 15 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। उसके बाद आप आगे इस महिलाओं को लोकसभा में या और विधानसभाओं में आरक्षण देने का सबसे पहले किस ने प्रस्ताव लाया था? प्रहलाद दंडवते ने। इस पार्टी के नेता थे 1996 में। ऐसा क्या करते रहे आप? भारतीय जनता पार्टी नहीं सकते कि सब कुछ कांग्रेस की है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से सरकार में है। 20 साल में आपने महिला को आरक्षण देने की लोकसभा में विधानसभा में जब सरकार में थे तब आपने, और जब सरकार में नहीं थे विपक्ष में थे, कौन सा आपने आंदोलन किया? आज इस देश में अगर ये हालात बने हैं कि महिलाओं को देश की सबसे बड़ी में आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसके लिए महिला संगठन जिम्मेदार है। उन्होंने आंदोलन चलाया, बड़े बड़े जुलूस निकाले, रैलियां की, सभाएं की। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी अपना कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम बतावे जिससे कि वह दोनों विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई कार्य योजना, कोई रणनीति, कोई राजनीति करने की बात कर रही है लेकर के भी। और आप आरक्षण की बात क्यों करते हैं? आरक्षण केवल है कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसी बात की आरक्षण है। और इस आरक्षण में ऐसे वर्गों का उल्लेख नहीं होता तो आगे किस बात की? तो न तो आप आरक्षण आज देना चाहते हैं, न कल देना चाहते हैं, न 2 साल बाद देना चाहते हैं, 4 साल बाद देना चाहते हैं, न 5 साल बाद देना चाहते हैं, कोई चर्चा करना चाहते हैं। 10 साल बाद जिसका प्रस्ताव भी आप कर रहे हैं
उसमें उस वर्ग का उल्लेख कर रहे हैं जिसको सब आरक्षण की आवश्यकता है। अगर आप ओबीसी वर्ग के आरक्षण का उल्लेख नहीं करते तो फिर आरक्षण किस बात के लिए? इसको क्यों माना जाए कि केवल जो पहले से राजनीतिक रूप से लोग हैं, अधिकार संपन्न लोग हैं, उन परिवार की महिलाओं को आप लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं, बिना ओबीसी को जो इच्छा है, जिसका भी कम है, उसमें उस वर्ग का अगर आप उल्लेख करेंगे तो क्या आरक्षण देने की मंशा पूरी होती है? जी, आप चुनाव में टिकट देने की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर आप तुलना करेंगे तो आप अपने संगठन की स्थिति आप देख लीजिए, आपने जो राज्यसभा में मनोनयन की है उनमें स्थिति आप देख लीजिए। अगर सवाल इस बात का है कि अगर ये इसको राजनीतिक जुमला क्यों न कहा जाए, अगर आपको आरक्षण देना होता तो पिछले 9.5 वर्षों से आप इस देश की सत्ता में हैं। 2014 में आपने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2014 में कि लोकसभा में महिलाओं को मिलना चाहिए। 2014 से लेकर 2023 बीत गया, तैयारी की आपने, और बिना की तैयारी के अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो क्यों न चुनावी जुमला है? कैसे मान लिया जाए कि आप सशक्तिकरण करना चाहते हैं? और अगर आप सशक्तिकरण, जो आज स्थिति क्या है कि यह सरकार महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप से घिरी हुई है। आज लोकसभा में सवाल उठा कि ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा में बैठे हुए हैं और इनके खिलाफ महिला खिलाड़ियों का आरोप लगाया, और सरकार ने क्या किया? जिसके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हो, सरकार उस अपने पार्टी के नेता का बचाव करती नजर आई। मणिपुर में महिलाओं की क्या स्थिति है? आप केवल बात करने से आप सोचते हैं कि लाभ मिल जाएगा, कैसे मिल सकता है? जो लाभ नहीं पहुंचा, उत्पीड़न की घटनाएं सबके सामने है। मां के प्रति पार्टी का नजरिया क्या है सबके सामने है, उसको महसूस कर रहे हैं। जो घटनाएं उनके सामने हो रही हैं, असर उसका ज्यादा होगा कि जो केवल बात हो रही है उसका असर ज्यादा हो जाएगा। आप इसी में कितनी भी चर्चा कर लीजिए, ये केवल और केवल एक तरह का धोखा है। लोगों को इलाका भुलावे रखने की कोशिश है। काम नहीं करना है, काम की चर्चा करनी है। सवाल यह है कि अगर ये महत्वपूर्ण बिल है, सही, अगर ये सदन का, ये पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़े, लेकिन यह आवश्यकता आज भी है, तत्काल है, और इस आवश्यकता की बात आप 10 साल बाद पूरी करेंगे और आप इसका राजनीतिक लाभ भी ले जाएंगे। क्या ये इस देश की जनता इसको समझती नहीं है? क्या ये संभव नहीं है? केवल और केवल एक राजनीतिक जुमला साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी का। सवाल नहीं, इस बिल पर चर्चा करने, और राहुल गांधी ने सही कहा कि अगर आप महिलाओं के सम्मान के प्रति, समाज के अंतिम पायदान में बैठे लोगों के प्रति इतने संवेदनशील होते तो नए भवन से, पुराने भवन से नए भवन में आने के समय जो तनाया उसका राष्ट्रपति जी ने क्यों नहीं किया? महिला है, वो आदिवासी महिला है, समाज के सबसे अच्छा वर्ग आती है, और कितना गौरव दुनिया माने प्रतिष्ठा क्या होती? तो जो सवाल है कि आप आरक्षण देने की क्यों चर्चा करना चाहते हैं? और ये कल जो बात हो रही कि 2029, कैसे 2029 में हो जाएगा? ये ना तो अगर आप जातिगत क्वेश्चन नहीं है और आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, किस नाम देंगे आप? क्या दोनों चीजें एक साथ लिंक नहीं है? जनगणना आप कराएंगे नहीं, जो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए, 2020 चर्चा नहीं है, और आज भी चर्चा शुरू हो जाएगी के पहले तक। तो जनगणना आप कराएंगे जिससे सामने वास्तव हो, जातीय जनगणना जिससे पता चले कौन सी जातियां कितनी हैं और कितनी हुई हैं, उसकी बात भी आप नहीं करेंगे, और आप आरक्षण देने की बात करने लगेंगे। बिना तैयारियों के संभव है? आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी का जो बयान है जिसमें ओबीसी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, और आखिर में कह रहे हैं कि आप हमने जो जनगणना करवाई थी उसको आप, कास्ट सेंसस जो हमने करवाया था उसको आप रिलीज कीजिए, और जरूरत नहीं कि आप यहां जनगणना करवाइए ही, आप 1/3 महिलाओं को आज से, अभी से आरक्षण लागू कर दीजिए। जब आप करवाएंगे तो करवाएंगे। जरा सुनते हैं राहुल गांधी। कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने
कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिला को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस से जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। तो सुना आपने, सबसे लास्ट में जो कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी, राहुल गांधी की जल्दी से जल्दी उस डेटा को रिलीज कीजिए जो हमने किया था, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम उसे कर डालेंगे। यह इंपॉर्टेंट बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। जरा आप अपनी बात को, आप जो बात रख रहे थे सुनील जी, बात को क्लोज कीजिए, फिर सीधा आना चाहता हूं, और साथ ही उन लोगों के पास भी इनसे जी इतना है ना, सवाल है कि आप इस सरकार के पास पिछली सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए थे, जो अभिलेख जुटाए गए थे, जो आंकड़े जुटाए गए थे, वो मौजूद हैं। उन आंकड़ों के आधार पर आप तत्काल निर्णय लीजिए, और अगर आप उस प्रक्रिया को नहीं पूरा करना चाहते, जो इस समय की वर्तमान स्ट्रेंथ है, जो वर्तमान स्थिति है, उसके तहत आप आरक्षण दे दीजिए। आगे आप जनगणना कीजिएगा, परिसीमन कीजिएगा, उसके अनुसार संशोधन कीजिएगा। क्या परिसीमन का आधार पर इस देश में परिसीमन नहीं है? कभी चुनाव रुका है क्या? चुनाव होते रहे, परिसीमन भी होता रहा है। परिसीमन के बाद जो संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों के जो इलाके थे उसमें बदलाव आता रहा है, लेकिन परिसीमन के नाम पर चुनाव तो रुका नहीं। और अगर परिसीमन चुनाव नहीं रुका तो परिसीमन के नाम पर इस आरक्षण प्रक्रिया को क्यों रोका जा रहा है? और यह प्रक्रिया भी 2 दिन के लिए नहीं रोकी जा रही है। 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर ये 2000 लागू होगा तो क्या मतलब आज इसकी बात करने का? विशेष सत्र बुला करके आप चर्चा करा रहे हैं, और उस विषय पर चर्चा करा रहे हैं जो 15 साल बाद लागू होने की संभावना है। क्या कौन सा तर्क है? और अगर ये हालात इस तथ्य ये हैं, तो फिर आप केवल एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या है ये जिसका लाभ होता था? क्या अगर महिलाओं की, अगर ये बात बताई ना कि अगर महिलाओं को आरक्षण आज जरूरत है, और आप उसका भी उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि किस वर्ग को दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसकी चर्चा तक आपने नहीं है। और जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर आप उनको विशेष रूप से आरक्षण नहीं देते, आरक्षण का मतलब क्या है? बाकी लोग तो आ ही रहे हैं, इसमें ढेर सारे लोग सदन में सदस्य हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस वर्ग के लोग ही हैं। तो जो राहुल गांधी ने बात उठाई, उसमें बिल्कुल तर्कसंगत बात है वो, कि आपके पास आंकड़े हैं, उसका उपयोग कीजिए। आप उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते, जाते जनगणना के पक्ष में आप निकले हैं, जो राज्य सरकारें करा रहे उसका खिलाफत करते हैं। लोग चले जाते हैं, आप आंदोलन आपको लोग चलाते हैं, और आप एक तरफ आप मेरिट बताओ आंदोलन चलाते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण की बात करते हैं आप, तो आपका कौन सा चेहरा सही है? समाज कोई आरक्षण क्या होता है अगर आप उसका उल्लेख नहीं करते, लागू नहीं करते, महिलाओं को तत्काल इसका लाभ नहीं मिलता, तो पूरा का पूरा
जो कोशिश है यह केवल अगर एक चुनावी माहौल बना, इसके अलावा किस रूप में आप क्या कर सकते हैं? आपने 2010 का पारित 13 साल बाद अपने सत्ता में भी 9.5 साल के बाद उसको भी केवल अपना नाम देने के लिए आपने उसको बदल दिया, नए कैबिनेट में नए तरीके से पास करा करके आप ले आ रहे हैं, और बावजूद इसके आप ये कहना चाहते हैं कि इसका राजनीतिक आपको लाभ मिल जाएगा। जिनका उत्पीड़न हुआ है, जो हिंसा के शिकार हुए हैं, जो अपमानित हुए हैं, उनके सम्मान को बचाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, उसका नुकसान नहीं होगा आपको। जिसको लोगों ने झेला है उसका नुकसान आपको नहीं होगा। जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, उसका आपको लाभ मिल जाएगा। किस समाज में हम लोग रह रहे हैं आप, और किस समाज को आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। जब आपसे समझूं कि इसके क्या राजनीतिक मायने, क्या कारण है कि इस वक्त इस बिल को, ये तो बात समझ में आती है कि हर चुनाव से पहले मोदी सरकार कुछ ऐसा लेकर आना चाहती है। आप देखिए 370 का मामला शायद अगर मोदी सरकार 2019 से पहले लाती तो ज्यादा बेनिफिशियल होता, लेकिन उस समय पुलवामा हो गया, राष्ट्रवाद की आंधी थी, और उसके तुरंत बाद 370 को हटाना। अब 2014 की बात अलग थी। अब इस वक्त आप देखिए कि महिला आरक्षण 31 तारीख को जो बातें आती है कि स्पेशल सेशन बुलाया है, इस स्पेशल सेशन में शायद लाइट चली गई है प्रेम कुमार जी के यहाँ। बात हम यहाँ रख रहे हैं कि इस स्पेशल सेशन में क्या कुछ होगा, इसकी चर्चा खूब हुई। अमलेंदु जी आपके पास आ जाऊं, इसकी चर्चा खूब हुई अमलेंदु जी, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन अब फाइनली जो कुछ आया है सामने महिला आरक्षण, और उसको लेकर भी मीनू जो बात कह रही थी, उनसे पी जी जो बात रख रहे थे, प्रशांत टंडन जी जो बात रख रहे थे, और अभी सुनील शुक्ला जी जो बात रख रहे थे, इन तमाम लोगों की बातों से एक जो यहां तथ्य सामने उभर के आता है वो ये कि इस आरक्षण का लाभ महिलाओं को अभी नहीं मिलने जा रहा है, और जिसका जिक्र राहुल गांधी अपने भाषण में 15 मिनट के भाषण में करीब करीब 15 बार कर चुके हैं। तो आप इसे तत्काल आज लागू कीजिए, अभी से लागू कीजिए। आप और कास्ट सेंटर लेके नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा आपको कि किस जाति, किस धर्म, कौन, कितनी महिलाएं हैं। और उधर असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि आपने ओबीसी ही नहीं, आप मुसलमानों को भी बाहर रखा, अल्पसंख्यकों को भी बाहर रखा है, ये भी है। तो यहां एक गड्ढमड वाली स्थिति है अमलेंदु उपाध्याय जी, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी सियासी तौर पर उठाते? सवाल, दूसरा सवाल, क्या महिलाओं को इसका फायदा मिल पाएगा, या महिलाएं उस भ्रम जाल में बीजेपी को जाके वोट दे आएगी? हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधा अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, ना तो इसका फायदा मोदी सरकार को मिलेगा और ना इसका फायदा महिलाओं को मिलेगा। दोनों को इसका फायदा मिलने नहीं जा रहा है। मोदी सरकार को तो इसलिए नहीं मिलेगा कि मोदी जी जो लेके आए थे चुनाव, वो चुनाव विपक्ष छीन लिया उनके हाथ से। अगर इंडिया गठबंधन का कोई भी दल जो था इसका विरोध कर देता तो मोदी जी की बल्लेबल्ली हो जाती। तो उस विपक्ष ने तो छीन लिया इनके हाथ से कि भाई सरकार ने आपसे तो बिल तो आपको ही लेकर के आना, प्राइवेट बिल तो आ नहीं सकता था कि समाजवादी पार्टी ले आती या राजद ले आता या कांग्रेस ले आती। तो झूठा जो बिल लेकर के आई थी वो तो अपनी सरकार में ले ही आई थी। 9 साल से सत्ता में आप थे तो ये बिल लेकर के आपको ही आना था। तो चाहे मोदी जी लेकर के आते हो, मोदी जी की जगह ये प्रधानमंत्री होते तो वो लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होते तो सरकार आपकी। इत्तेफाक की बात है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बदला दिया प्रधानमंत्री। हो सकता है 2024 से पहले बदल दे, और नहीं बदला तो भी 2024 तक जब तक चुनाव तो रहेंगे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री। तो आप ही को लेकर के था, तो आप उसको लेकर के आए। लेकिन ये झुंझुना जो था वो तो उनके हाथ से छीन लिया। तो इसका फायदा अब मोदी जी को नहीं मिलना, बल्कि नुकसान इसका उल्टा होना है। नुकसान ये होना है कि जो यूपीए सरकार वो तत्काल लागू होना था, उसमें सेंसस की कोई भी बात नहीं, सेंसस के आधार पे होगा। आप जो लेकर के आए आपने उसमें सेंसस जोड़ दिया, और अगर आप इसमें सेंसस जोड़ा भी है, अगर आप इसको पहले ले आए होते और सेंसस की बात होती
तो जो 2011 का सेंसस था उसके आधार पर फिर बात होती। तो जीवन भी तब तक हो जाता है इसके आधार पे, और उस सेंसस के आधार पे सीटें भी मिल जाती, क्योंकि किसी भी हाल में नहीं हो पाया। तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार की सवाल महिला उठाएगी, तो इसका फायदा मोदी जी को नहीं मिलने वाला है। दूसरा उनका नुकसान ये हो गया कि आपकी जो मानसिकता थी 2 स्तर पे वो खुल के आ रही कि आप महिला विरोधी भी है और आप जो है वो दलितों के विरोधी भी है, क्योंकि आपने उस आरक्षण की उसमें व्यवस्था नहीं की, ओबीसी आरक्षण की, और बार-बार विपक्ष ये मांग करता रहा कि इसमें जो है उनके लिए अलग से आरक्षण की बात कीजिए। बल्कि जो निशिकांत हुए खड़े हुए राजीव जी बोलने के लिए, उन्होंने तो एक तरीके से ओबीसी के आरक्षण का विरोध ही कर दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी की असली नीति है वही सामने आ गई। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो लोग सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हो जाते हैं, और हमारे गृह मंत्री एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं कि जन भावनाओं के अनुसार जो फैसले होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, वो महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये तो पूरी पट्टी सामने खुल चुकी है आप कितने। और काकोली दस्तीदार जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, उन्होंने बाकायदा सदन के अंदर खड़े होकर ब्रिजभूषण सिंह का नाम लेकर कहा कि ये आप भारतीय जनता पार्टी ना तो कोई सांसद उसमें कुछ बोली, ना अमित शाह जी कुछ बोले, उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब जो सारी चीजें थी वो सामने खुल करके आ गई है, और महिलाओं को इसका नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आई है कि 2039 तक भी महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। तो बहुत चतुराई है ये एक चुनावी चूंकि हथियार हो चुके थे, इस हथियार बजवान की गई, जो है मुझे लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है, ना महिलाओं होने जा रहा है। नई सरकार आएगी और नए तरीके से महिला आरक्षण को पिछले राजनीति लगता है कि जी। लेकिन ओबीसी की नाराजगी की प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी शुक्रिया। देखिए इस पूरे प्रकरण में कि जो स्पेशल सत्र बुलाया गया, ऐसा लगा जैसे कि बहुत कोई चीज होने वाली है। तो महिला बिल को देख करके तो लग रहा है कि कोई जल्दबाजी थी नहीं, जब इतने साल बाद इसको तो ऐसी कौन सी आपदा थी कि तुरंत स्पेशल सत्र बुलाया जाता। तो ये एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, स्पेशल सत्र का मानी ही बदल गया। हम अमित शाह जी ने जो जवाब दिया, चाहे गांधी जी को जवाब दिया हो या पूरे बिल पर जो जवाब दिया, उसका उल्लेख करना जरूरी है और उससे उठ रहे क्वेश्चन पर बात करना बहुत जरूरी है। अमित शाह जी ने कहा कि आप समर्थन कीजिए मत कीजिए, 2029 से पहले ये महिला आरक्षण बिल नहीं आने वाला है। एक बात उन्होंने साफ कह दी। दूसरा उन्होंने कहा कि ओबीसी का नाम लिए बगैर कि हम ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। ये कैसे कहा वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि सदन में जो व्यवस्था है कि एससी को, एसटी को और बाकी जो सदस्य हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसी व्यवस्था के अनुरूप हमने महिला आरक्षण में बिल का प्रावधान किया है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा चूंकि ओबीसी का को ओरिएंटेशन में आरक्षण नहीं है, इसीलिए हम लेकर के नहीं आए हैं। देखिए फैक्चुअली ये करेक्ट है, लेकिन जो सरकार बात में संविधान संशोधन की है, अगर उसके पास इच्छा शक्ति हो तो वो ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहे तो वो यहाँ भी वो संविधान संशोधन लेकर आ सकती है। लेकिन इसकी कोई नहीं दिखी, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन देने की कोई तत्परता नहीं दिखी, और उन्होंने साफ एक तरह से मना कर दिया कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देने जा रहे हैं। एक और बात जो अमित शाह ने कही कि तुरंत क्यों लागू नहीं हो सकता, इसके बारे में जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, इसको तुरंत लागू किया जाए। तो अमित शाह जी ने थोड़ा सा व्यंग्य में भी कहा कि वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं तुरंत लागू हो सकता है। वो कहते हैं कि डीलिमिटेशन जो है, हम अगर अपने से सरकार तय करे कि सीट को रिजर्व किया जाए तो कहीं हम वायनाड का ना कर दें, वो दुखी ना हो जाए, हम पर आरोप न लग जाए, उनका भाव ये था। तो हम डिक्टेशन जो कि अर्ध न्यायिक संस्था है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो तय करे
रिक्त सीट को पहले महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए। इस बहाने, इसको मैं बहाना कहता हूं कि इस बहाने के डिलिमिटेशन ये तय करेगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षण हो। हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, दूसरी कमेटी नहीं बन सकती इस बात के लिए कि कौन इसको तय करेगा। ये बहुत बड़ा बहाना है देर से करने का या तुरंत नहीं करने का। यानी राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया कि तुरंत इसको लागू कीजिए, इसका जो जवाब अमित शाह ने दिया ये कतई विश्वसनीय जवाब नहीं है कि डिलिमिटेशन चूंकि अर्ध न्यायिक संस्था है वही तय करेगी कि कौन सीट पर किसको रिजर्व किया जाए। तो इस तरीके से अमित शाह जी ने जो जवाब दिया वो वास्तव में जवाब नहीं था, बहानेबाजी थी। इस बात को मैं कह रहा हूं और मैं भी तर्क देते हुए ही कह रहा हूं। मैं महुआ मोइत्रा जी की भी बात को याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत चैलेंजिंग अंदाज में कहा हमने तो अपनी पार्टी में 37% रिजर्वेशन दे रखा है, हमारे सांसदों की संख्या 37% है महिलाओं के लिए, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को फॉलो नहीं करना है। सरकार क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को वो अपने यहाँ 37% आरक्षण दे करके दिखा देने में आगे हैं। ये महिला महुआ मोइत्रा ने टीएमसी की तरफ से जो भाषण दिया इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया, कोई भरोसा तक नहीं दिया गया। तो इस तरीके, इसके अलावा सोनिया गांधी जी के भाषण का भी जिक्र करना, एक पंक्ति में जिक्र करना चाहता हूं जो उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कहा। सोनिया गांधी जी ने कहा कि बीते 13 साल से यानी 2010 के बाद से महिलाएं इंतजार कर रही हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, उनको उनका हक नहीं रहा है। तो आने वाले समय में और कब तक 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल कब तक वो इंतजार करें। तो उन्होंने अपनी सरकार को भी दोष दिया। 13 साल में ये सरकार भी थी, 13 साल में एनडीए सरकार भी है। तो इतने समय से महिलाएं इंतजार कर रही हैं और आगे कब तक इंतजार करेंगी, ये इतना बड़ा सवाल आम महिलाओं का सवाल है। ये पार्टी लाइन से करके सोनिया गांधी ने ये सवाल उठाया, इसका भी जवाब अमित शाह ने या किसी ने नहीं दिया कि इसका क्या जवाब दिया जाए। यानी सरकार जो है महत्वपूर्ण सवाल का, आरक्षण बिल से जुड़े हुए सवाल का जवाब देने में विफल रही। अब इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल पहलू पर आते हैं कि इसका ये जो किया गया, जो माइलेज लेने के लिए, महिलाओं का फायदा लेने के, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उनको वोट मिले, इसके लिए जो उन्होंने किया, तो वो भी इस पूरे बहस को देखने समझने के बाद महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी अनुभूति नहीं होगी कि उनको मिला क्या, जब उनका रिप्रेजेंटेशन में होगा ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन में आरक्षण मिलेगा ही नहीं, और कब मिलेगा कोई जानता। तो अब महिलाएं ठगी हुई महसूस कर रही हैं। मैं तो कहता हूं कि सितंबर के महीने में अप्रैल फूल मना दिया गया। जी, सितंबर के महीने में अप्रैल फूल, और ये क्या महिलाओं के साथ एक धोखा है या कुछ और है? राहुल गांधी लेकिन एक बात और कह रहे थे कि 90 सेक्रेटरी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, 90 में से आउट ऑफ 90 मात्र 3 ओबीसी के हैं, मात्र 3 ओबीसी के। आप सुन भी रहे थे। अभी जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ये सवाल भी उठा रहे थे कि आखिर आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर वो नहीं करेंगे और उसके अलावा आम जनगणना नहीं करेंगे तो फिर आप परिसीमन कैसे करेंगे, डिलिमिटेशन कैसे करेंगे 2026 में। और जब ये सब नहीं होगा, अभी प्रेम कुमार जी बता भी रहे हैं, उसके गांधी के ठीक भाषण के बाद अमित शाह देश के गृह मंत्री भाषण देने आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसका आप साथ दें या न दें, हम इस आरक्षण को बाद ही लागू
करें और परिसीमन जो है वो तय करेगा परिसीमन को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं या मोदी सरकार नहीं करने वाला। तो सवाल ये उठता है कि ये कहीं ना कहीं आधार में लटका हुआ मामला दिखाई दे, जिसके बारे में मीनू जी भी बता चुकी हैं, आप तमाम साथी बता चुके हैं कि इस हिसाब से तो ये 2029 नहीं बल्कि 2039 का मामला बनता है। यानी 15 साल तक आप इंतजार कीजिए, अगले 15 साल के लिए। अच्छा, प्रावधान ये भी आरक्षण रहेगा 15 साल के बाद, अगर सरकार चाहेगी तो इस आरक्षण को बढ़ा सकती है। 15 साल बाद अगले 15 साल के बारे में सोचिए, लेकिन मलाई आज खाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सामने इलेक्शन है, जरा आपसे यह भी समझूं कि 2023 में जो 5 राज्यों के इलेक्शन हैं और 2024 जो आम चुनाव है, इन दोनों में कितना फायदा हो सकता है मोदी सरकार को? देखिए जी, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को फंसा लिया है और मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि ये मोदी के अपने कार्यकाल का आखिरी जुमला है, फरेब है, धोखा है। और धोखा उनके साथ किया है जो 10 साल से मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, वो महिलाएं जो मोदी जी को इतना विश्वास के साथ देख रहे हैं। दूसरा, ओबीसी का मुखौटा लगा करके मोदी जी घूम रहे थे। हर चुनाव में उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला। अगर उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो बाकायदा ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में जब मंत्री के सामने उसकी जाति लिखी गई और ये कहते साहब हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। सारा आपने 9 साढ़े 9 साल किया। और एक बात मैं और कह दूं कि मोदी जी इस बात को जान गए हैं कि अब वो इतिहास बनने वाले, इसलिए एक इतिहास बनाने की फिराक में थे कि साहब हम महिला आरक्षण बिल जो 27 साल से लटका हुआ है, कम से कम इस पे अपना नाम अंकित करवा लें कि मोदी जी के कार्यकाल में ये पास हुआ। वो लागू हुआ, उसका लाभ मिला या नहीं मिला, इससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मैं एक कहानी पहले भी सुना चुका हूं, मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स वो ढपोर शंख वाली कहानी की तरह है कि ददामी ना बदामी चा, मैं सिर्फ बोलता हूं देता नहीं हूं। तो ढपोर शंख की कहानी में इतना लंबा सुना नहीं सकता हूं। तो चाहे कुछ भी रहा हो, अब इस पर जो उन्होंने किया और राहुल गांधी ने जो पलटवार किया, राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया नरेंद्र मोदी को, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी जितना प्रबुद्ध राजनेता आज की तारीख में भारत में कोई एक दो रले हैं। कहां से उन्होंने शुरू किया कि सेंगोल का मैं जिक्र करता हूं कि जब ब्रिटिश हुकूमत यहां से जा रही थी तो उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ पावर किसके हाथ में होगा। इस देश के स्वाधीनता सेनानियों ने कहा कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर लोगों के हाथ में होगा। संविधान में अंकित किया गया बी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो लगातार उसका विकेंद्रीकरण इस पार्टी ने किया। और अब जब ट्रांसफर ऑफ पावर महिलाओं के हाथ में जा रहा है तो उन्होंने कहा महिलाओं में ओबीसी भी है, तो उनके पास वो ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों नहीं। ये उन्होंने कहते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन आपने बनाए हैं उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है एससी का, एसटी का और ओबीसी का। एक उन्होंने पोल खोले, जुडिशरी की बात नहीं कि उन्होंने कहा कि जितने सचिव हैं 90 सेक्रेटरी देश को चला रहे, उसमें से केवल 3 ओबीसी के हैं। राहुल देश की राष्ट्रपति महिला है और आदिवासी है, लेकिन आपने उनका अपमान किया, नई पार्लियामेंट में नहीं दिया गया। बेहतर होता कि वो होती यहां पर। और उन्होंने कहा कि ये इंसल्ट है ओबीसी के, और मोदी जी अब इसी में फंस गए हैं। उनके तर्कश में कोई तीर नहीं था, ये नया उतरा करके ले आए थे, लेकिन दिक्कत ये है कि वो तीर की दिशा उलट गई।
और अब वो सीधे इधर ही मोदी जी की तरफ आ गया है। अब वो बेचारे करें तो करें क्या, बचे तो बचे कैसे। आओ उस पर राहुल गांधी का कौन आज का देखिए आप, इतने सधे हुए अंदाज में उन्होंने, और इधर राहुल गांधी बहुत थोड़ा बोलते हैं लेकिन बहुत कंक्रीट बोल बुक कर रहे हैं, और एक एक वाक्य में मोदी जी पर जवाब नहीं करेंगे। क्यों ये बेईमानी होगी कि ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं हो, ये हम इंसल्ट कर रहे हैं, ओबीसी जमात देने के लिए आप तैयार नहीं है। और ये कहा ना राहुल गांधी ने किया है, और ये 2024 की नौका पार हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे हो गया है। अब कैसे वो पार आप कौन सा लेकर के आएंगे? इंडिया एयरलाइंस को उन्होंने दे दी मौका सोशल जस्टिस पर। सनातन और राहुल गांधी की बुलंद हो रही है और नरेंद्र मोदी की राजनीति एक्सपोज हो गई। जी सनातन है, सनातन से लेकर इंडिया, घमंडिया, भारत, इंडिया, क्या क्या नहीं, लेकिन उसके साथ साथ भी यहाँ बहुत सधे अंदाज भाषण देते हुए और कह रहे हैं डरो मत, जरा डरो मत। एक बार फिर से सुनाइए। और फिर आता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में। गांधी सदन के अंदर भी डरो मत कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं जरा सुनिए। डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, वी डिस्कस, डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो वरी, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, वी डिस्कस, डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो वरी, डोंट वरी। कास्ट सेंसस बात कर रहे हैं, डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। एक सधे हुए अंदाज में जो बात यहां कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, वही बात यहां साफ दिखाई दे रही है 15 मिनट के भाषण में, और तमाम बिना मुद्दे से भट्ट हुए। शुरुआत करते हैं द्रौपदी मुर्मू को यहां क्यों नहीं होना चाहिए, सिंगोल से अपनी शुरुआत सिंगोल से लेकर राष्ट्रपति तक, जरा वो भी सुन लें। राष्ट्रपति के ऊपर जो बात वो कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, और क्यों नहीं होना चाहिए जब यहां हम बात, यहां चर्चा महिला आरक्षण की कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय जो है नहीं बैठ सकती हैं, ये बात सही है, लेकिन इस नए भवन में, इस नए बात तो सही थी, आज तक उनकी चरण धुली जो है वो आने ही पड़ी। ये एक सवाल है कि आखिर सेंट्रल विस्टा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के आदेश से प्रधानमंत्री हैं। चलिए सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। This is quite a nice building. Nice peacocks. Nice peacock feathers on the ground. Nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. सुन रहे थे स्वामी जी, क्या कहेंगे? डरो मत से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, ओबीसी तक, और उसके अलावा कास्ट सेंसस तक, सब कुछ यहां याद दिलाते हुए, बताते हुए राहुल गांधी, और कह रहे हैं हम तो इसके पक्ष में हैं, इस आरक्षण के पक्ष में हैं, और आप आज से अब से लागू कीजिए, और वो मत बताइए कि परिसीमन के बाद होगा, डिलिमिटेशन के बाद ये को हम लागू करेंगे। देखिए
राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, वैसे देखिए मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीति में विश्लेषक जरूर हूं, लेकिन अगर मैं बीजेपी का, एनडीए का या मोदी जी का एडवाइजर होता, मैं उनको ये राय देता कि चलिए जो गलती हो गई, जो चक्कर में फंस गए, इसे बहुत अच्छा तरीका है वो मोदी जी का मास्टर। अगर कल मोदी जी अनाउंस कर दें कि मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूं और एक महिला को प्रधानमंत्री बना रहा हूं, तो मेरे ख्याल से ये मास्टर स्ट्रोक उनका हो सकता है। देश की 140 करोड़ जनता राहत की सांस लेगी। विदेश में जो विदेश नीति पूरी फेल हो गई है, कनाडा से हमारा पंगा हो रहा है, से पंगा हो रहा है, अमेरिका से पंगा हो रहा है, रूस और चीन से पंगा हो रहा है, चीन घुसता चला रहा है, उनको हम झूला झुला रहे हैं, और जो बेचारा अपने देश से यहाँ एक अतिथि की तरह आया था, पूरे दिन अपने होटल के अंदर बंद रहा ताकि जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष के तलाशी ले। तो जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये नारी शक्ति का सम्मान भी होगा और देश को बहुत अच्छा मैसेज पिछला जाएगा अगर अगले 8 महीने के लिए किसी महिला को, किसी नारी को प्रधानमंत्री पद सौंप मोदी जी गुजरात वापस चले जाएं, देश राहत की सांस महसूस करेगा। देखिए, ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति पूरी की पूरी रणनीतियों ने बनाई है। देखिए मुश्किल क्या हो गई है बीजेपी के साथ, जितनी भी वो रणनीति बना रहे हैं वो सारी की सारी मोदी जी अकेले बना रहे हैं। देखिए, एक चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी और ये बिल्कुल फलीभूत होती है। चाणक्य ने कहा था, वो राज्य ही हमेशा सुखी रह सकता है, समृद्ध रह सकता है, जहां मंत्री होकर बोलते हैं। अगर राजीव जी आपकी हिम्मत ना हो आपको राय दे सकें और आपको अपनी बात न कह सकें और केवल अपना निर्णय आप थोपेंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सुखी नहीं होगी। आपको नीचे के लोगों के कम्युनिकेशन और काइजन सिस्टम जो जापान का कहता है, और जापानीज इसीलिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने जो महारत हैं उनकी बात को सुनते हैं, उनको इनाम देते हैं, अच्छी राय देते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल मोदी जी ने चूज की है, वो इकोनॉमिक्स भी खुद डिसाइड करते हैं, तालाबंदी भी डिसाइड करते हैं, जीएसटी भी डिसाइड करते हैं, सब कुछ अडानी को दे देते हैं, सारा पीएसयूज कंपनीज अडानी को दे देते हैं। और ये जो पूंजीवाद, जो समाजवाद को और धर्मनिरपेक्षता को हटाया गया है, एक प्रकार का क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। और जिस भी व्यक्ति ने इस पे किया है उसका अनुमोदन किया है। मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्वतः संज्ञान लेके उस आदमी को दंडित करना चाहिए जिसने संविधान के साथ छेड़खानी की है और बिना संशोधन के वो शब्दों को निकाला है जो हमारे संविधान की मूल भावना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, आपको क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं फंस गई है मोदी सरकार, बीजेपी यहाँ इस बिल को लाकर, और एक मास्टर स्ट्रोक जिसको बताने की कोशिश बीजेपी के नेताओं ने आज पूरे अपने अपने भाषण में और मोदी जी को सामने रखते हुए इस बात को कहने की कोशिश, जताने की कोशिश की कि, और जैसा आप अपने पहले वक्तव्य में कह रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए ये अभी हवा बनाने की कोशिश, लेकिन नहीं लगता आपको कि जब बात ये आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे दूसरी बात ही, वो बात भी तो आती है, वो बात भी तो आएगी कि और लोग ये भी सोचेंगे कि हाँ सजा है। और ऐसे भी देखिए, मोदी जी बोलते हैं तो उनके चैनल पे कितने लोग देखते हैं, इसकी खबरें भी आजकल खूब चलती हैं। तो इसलिए आपकी बात ज्यादा लोग सुनते हैं मीनू जी, और जब आपकी बात आज की तारीख में मोदी जी से ज्यादा लोग सुनने लगे सोशल मीडिया में, तो इसका मतलब है मीनू जी कि कहीं ना कहीं नैरेटिव जो आप बना रही हैं या जो सच्चाई आप रख रही हैं, नैरेटिव वर्ड हो सकता है, गलत कह रहा हूं, जो रख रही हैं वो, और अगर ये सच्चाई जा रही है कि 2023-24 में तो कुछ नहीं होने वाला है, और 29 में भी तभी होगा जब 26 आएगा, और 26 नहीं आया तो आप वेट एंड वॉच। ये बिल जैसे पिछले 26-27 साल से पड़ा हुआ था कहीं और, इस बात होने के बाद, कानून बनने के बाद भी वैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि साफ साफ शब्दों में अगर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग के बाद कुछ भी होगा, तो छोटी मोटी बात नहीं है। मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये बिल पास हो गया और जिसको कहते हैं प्रचंड बहुमत के साथ बिल पास हो गया। अब बिल पास होने के बाद जो आम आदमी है, जो ज्यादा कानूनी पेचीदगियों को नहीं जानता है, जो मैंने 81 और 80
82 धारा का जिक्र किया। आम महिलाओं को इससे मतलब नहीं है। बिल पास होते ही वो उनको भी खबर पहुंचेगी व्हाट्सएप के जरिए कि भाई तुम्हें 33% मिल गया, 100 में 33 मिलेंगे। तो वो जो भी है अभी विधानसभा के, वो सबसे पहला टेस्ट होंगे, वहां सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा और देखिए विपक्ष जरूर उसका फायदा उठाएगा। जब जनता सवाल पूछेगी, महिलाएं पूछेंगी कि भाई इलेक्शन हो रहा है, बिल तो पास हो गया और वो कहां गया हमारा आरक्षण, यहाँ तो सब मर्द ही खड़े हैं उम्मीदवार, तो विपक्ष जवाब देगा। तो उस वक्त बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा मोदी जी को। वो खड़े खड़े झूठे साबित हो जाएंगे कि आपने छल किया हमारे साथ, धोखा किया। और देखिए महिलाएं, आपको मालूम ही है बहुत बड़ी संख्या में अंधभक्त महिलाएं भी मोदी जी की, जिनको मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने ये झुंझुना थमाने की उनको कोशिश की है, उसमें वो बहुत बुरी तरह फेल होंगे। और ये जो फियास्को हुआ है, जो ये पूरा टोटल ये महिला आरक्षण बिल का, ये मोदी जी की निराशा और बेचैनी को दर्शाता है। क्योंकि सेंगोल लगा लिया, काम नहीं आया, इंडिया वर्सेस भारत कर लिया, काम नहीं आया, एक इलेक्शन, एक संविधान चुनाव और एक समय, वो भी काम नहीं आया, आप संविधान बदल करें, उस पर भी विरोध हो रहा है। कोई भी प्रपोजल आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि बॉडी लाए वो कि हम आरक्षण देंगे। मैं कहती हूँ कि जिस तरह से वो झूठ बोले आगे है ना, वो लोग मोदी जी भी पार्टी, तो वो इस बात को छुपा जाते हैं इस बात में कि हम अभी लागू नहीं करेंगे, तो एक बन जाती बात, इस बात को बिल्कुल डर जाते कि अभी ये सभा में और उसमें लागू नहीं होगा, और झूठ के पर्दे जीत जाते वो इलेक्शन। लेकिन क्योंकि पक्ष भी कम नहीं है, जो सामने बहस करने वाले लोग हैं वो भी रिसर्च के आते हैं और उन्होंने भी डिटेल में उसको पढ़ा है, तो ये जो भी उन्होंने किया है ये बिल्कुल उल्टा पड़े उनके ऊपर, वापस उनको संभालना मुश्किल होगा। क्या बता के मोदी जी उनको आएंगे महिलाओं को कि भाई मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं और मैं 2039 में दूंगा, जूते पड़े क्या? अच्छा 2024 का 2039 में देंगे आरक्षण, इतना बेवकूफ समझा है। ये जो चीजें हैं, अब ये इतना लंबा वेट नहीं कर सकती। आपको जो देना है, अगर आरक्षण देना है तो देख, और देखिए ये मोदी जी ने भले ही ना किया हो, जो 39 में कोई सरकार बदल देती है, बिल पास हुआ है तो एक माइनर से करेक्शन के साथ वो कर देगी इसको, मोदी जी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। पास इन्होंने करवा दिया जो कि पहले नहीं हो पा रहा था, तो प्रचंड बहुमत की सरकार ने पास करवा दिया, अब इसका भंवरे ने खिलाया, फूल को ले गया विपक्ष, वो वाला काम होगा इसमें, विपक्ष ले जाएगा इसका फायदा, मोदी जी के खिलाया हुआ जो फूल है महिला आरक्षण बिल। तो ये अंत में जब मुझे तो ये लगता है मोदी जी के शासन के अंतिम महीने चल रहे हैं, तो उन्होंने अंत में बहुत एक बड़ा गलत दांव खेल दिया, गलत पासा फेंक दिया, और वो जीवन भर पछताएंगे इसको ये करके कि मैंने ये किसकी सलाह से माना था। और ना केवल वो इस फ्रंट में भी बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। ये जो अभी तो ये जिक्र करने का मौका नहीं है, कल अब आपके चैनल पे बात करेंगे दोबारा से इस बारे में। तो ये पहले आप महिलाओं को देखिए, तो ये अभी मैं हूं अगर विपक्षकार, मैं तो यही दुआ, चुपचाप बैठ जाओ, अभी 2024 में आएगा तो उठा के भाग जाना इसको, और उसके बाद देखिएगा जितने भी विधानसभा के इलेक्शन होंगे सब में विपक्ष की सरकार है लगातार। तो इतने माहिर आदमी जो तिकड़म भिड़ाने वाले और तरह के षड्यंत्र वाले, वो ही करने के लिए, बस वही वाली बात है ना कि आत्ममुग्धता इतनी है, क्यों मैं कह दूं, मतलब उन्होंने खुद को देवदूत बना दिया कि ईश्वर का भेजा हुआ एक देवदूत है जो नीचे धरती पर उतरा है, महिलाओं के लिए आरक्षण का काम है कि भाई जा तू पूरा करके आ। लेकिन ये चीजें चलती नहीं है, और शायद उनको भरोसा भी हो गया है कि सेंगोल को खूब झुक के प्रणाम करा था, शायद कुछ शक्ति आ गई और राजा वाली उनके अंदर दैवी शक्ति कि भाई लोग ऐसे ही मान जाएंगे मेरे तेज से, मेरे प्रताप से, ऑरा से। तो वो नहीं होने वाला है। अभी दुनिया बहुत जागृत हो गई है और ये सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा जागृति फैलाने का काम कर दिया है और आगे आगे और भी करेगा। जी राजीव जी। जी क्या सुनील जी, ये बैकफायर भी करेगा क्या?
रहा है राजीव जी। अपनी कंस्टिट्यूंसी को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया था, बिल पास हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। अपनी कंस्टिट्यूंसी को संबोधित करते हुए 370 को खत्म किया गया था। क्या हुआ? क्या चुनाव कराने की स्थिति नहीं है? कितने साल बीत गए? जिस परिसमन के नाम पर ये विधायक इस महिला आरक्षण को आप लागू नहीं कर रहे हैं, वो परिसमन का काम हो चुका है, वो चुनाव ही करा दीजिए आप, वो भी नहीं हो रहा। आप नोटबंदी को लेकर के आए मास्टर स्ट्रोक, उसके बारे में सब पूरे देश से पूछ लीजिए कि क्या स्थिति बनी उसकी। जीएसटी आप लेकर धन खुलवाया, एक स्पेशल सेशन हुआ, जीएसटी का नाम तक नहीं है, क्या स्थिति है देख लीजिए, कौन उसका काम आया। आपको अगर महिला आरक्षण के बारे में इतने ही आप गंभीर थे और आप कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहते थे, बिल्कुल रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी एक महिला आरक्षण ले आया था, आप उसी आप आगे उसी को पास करा लेते, कांग्रेस का नाम नहीं आने देते, उसकी चर्चा भी नहीं होने देते, लेकिन आपने उसकी भी चर्चा नहीं, उसको भी आप नहीं ले आए। और एक जो बिल आप लेकर के आ रहे हैं वह 15 साल बाद लागू होगा, तो 15वें साल क्या 15 साल बीत चुके हैं, नहीं दिया जाएगा जी। क्या मतलब किस बात की बात आप कर रहे हैं? आप किस बिना पर आप इसको लेके आप आगे बढ़े? तो जो आपकी नीतियां हैं वो फेल रही, सुशासन जो आपका शासन की स्थिति है, जिन 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 जो वायदे आपने किए थे वो पूरे करने में आप विफल रहे, तो किस बिना पर लोग आपको जन समर्थन दे देंगे और कैसे लोग भी चले जाएंगे? और जो विपक्ष रहा है कि आपके पास सभी ऐप उपलब्ध है। अच्छा, मैं भी आप पूछना चाहता हूं कि परिसीमन आयोग कब से, परिसीमन का काम क्या है? संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करना कि किस संसदीय क्षेत्र में कौन कौन से इलाके रहेंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, यह परिसीमन आयोग कब से करने लगा। जब आप मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं कि जो पंचायतों में, जैसे नगर निगमों में और नगर पंचायतों में या त्रिस्तरीय पंचायतों में आप समय समय पर विभिन्न इलाकों का स्वरूप बदल देते हैं कि कहीं पे महिला आरक्षित हो जाएगी, कहीं पिछड़ा वर्ग का हो जाएगा। ये कौन करता है? अगर निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है तो निर्णय क्यों नहीं ले सकता? और दूसरी चीज, आज आप इसको लागू कीजिए, कल देश की स्थिति बदलेंगी, पड़ेगी, उसके अनुसार आप निर्णय लीजिएगा। इस बिना पर और आपके किस तरह का जिसको आप घमंडिया कौन है? अगर आप ये कहते हैं कि आप समर्थन दें चाहे न दें, ये लागू होगा 2029 में ही, किस तरह की शब्दावली है? और अगर इसको 2029 में आप लागू करना था तो लेके क्यों आया? आज आप केवल आप माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन ये असफल कोशिश। जो लोग जिन चीजों को झेल रहे हैं वह चीजें प्रमुख है, उन चीजों से ध्यान बटा नहीं सकते लोगों का। ये निःशुल्क से अगर इसको पास करा करके लागू कर देते, लेकिन आप इसमें अगर नहीं करते, आपने क्यों कहा? अगर आप मंत्रियों का मंत्रिमंडल विस्तार में आपने संख्या बताई कि इतने ओबीसी मंत्री हमारे यहां हैं, इसका उल्लेख की आवश्यकता क्यों थी? गोया कि जो पिछड़े हैं उनको आगे, और आज आप इस आरक्षण में उनकी चर्चा भी नहीं करना चाहते। अगर आप सदन में पास कराने की आपकी कोशिश तो थी कि जो इंडिया दल है उसमें भी राजनीतिक दलों में एक मतभेद पैदा हो जाए, वो भी नहीं होने पाया। तो न तो आप अपने कंस्टिट्यूएंसी को, न तो महिलाओं को आप संबोधित कर पाए, और जो एक राजनीतिक आप लाभ लेना चाहते थे वो भी नहीं पूरा हुआ। एक ऐसा निर्णय जिसमें सरकार घिरी हुई है और इससे केवल राजनीतिक नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, सरकार घिरी हुई है और केवल राजनीतिक नुकसान हो रहा है, और क्या फायदे के लिए ये गए और उल्टा उनके ऊपर, यानी कि बीजेपी के ऊपर या मोदी के ऊपर ही ये एक ऐसा वार है जो विपक्ष ने, क्या इसको, इस पूरे मैदान को विपक्ष ने लूट लिया है। अगर 2 वोट विपक्ष में पड़े हैं, विपक्ष के पड़े हैं, और 454 वोट सत्ता पक्ष और विपक्ष। प्रेम कुमार जी, कहीं कैसे जाएंगे चुनाव में बात को लेकर?
विपक्ष ने तो पूरा का पूरा साथ दिया है। विपक्ष तो ये कहेगा ना कि सोनिया गांधी कहीं, मैं इस सत्र के पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी और मैंने डिमांड किया था कि आप लेके आइए। राहुल गांधी कहेंगे कि 2018 में मैंने डिमांड किया था, चिट्ठी मैंने लिखी थी कि आप महिला आरक्षण, और हर मंच से मैं कहता था महिला आरक्षण, और देखिए हमने दबाव में ला दिया सरकार को कि और महिला आरक्षण लेके आना पड़ा। ये भी तो हो सकता है प्रेम कुमार जी। राजीव जी देखिए, एक पूरी परिस्थिति तैयार है। जब महिलाएं आहत हुई हैं तो उनका हक नहीं मिला है, ये परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन इस परिस्थिति पक्ष जो कि महिला आरक्षण बिल को पास कराने में जिसने साथ दिया है सरकार का, अब उसका काम तभी पूरा माना जाएगा जब बाकी महिला बंद करें और सरकार के खिलाफ बड़ा से बड़ा आंदोलन तैयार करे, खड़ा करे कि महिलाओं को और ओबीसी को इसमें आरक्षण के साथ में जल्दी प्रावधान करो, तो जल्दी लागू करो। ये आंदोलन खड़ा करने की चुनौती विपक्ष के पास है। और महिलाएं देखिए, जब पुरुष निर्णय ले महिलाओं के बारे में तो इसी तरीके का अधूरा निर्णय लेगा। निर्णय लेने वाली शक्ति में महिलाएं हैं ही नहीं, तो महिलाओं के लिए आरक्षण होगा कैसे? ये बात अगर महिलाओं को समझ में आए, महिला के नेतृत्व को उभारा जाए, तो ये काम अब पॉलिटिकल पार्टीज का और खास करके विपक्ष का बड़ा है। वो करके ही सरकार पर दबाव डाल सकती, वरना सरकार तो अहंकारी होकर के कह रही हम तो लाएंगे 2029 में ही, समर्थन दो तो भी, नहीं दो तो भी हमको जो करेंगे। उसने कह दिया है कि हम ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। जो व्यवस्था चल रही आंदोलन ही तोड़ सकता, राजनीतिक आंदोलन